गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज का ये दिन, ये पल बहुत ही खास है, जब आपकी मेहनत का नतीजा आपके सामने है। हालांकि भगवद गीता में ये कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर इस लाइन को देखें तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी भी अधिकार नहीं है। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो, कर्तव्य के लिए, कर्तव्य समझकर कर्म को करो। तो आप सबने बहुत तन्मयता से अपना कर्तव्य कर्म का पालन किया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इस बार जो जून 2024 का पेपर सितंबर में हुआ, उसमें कट ऑफ भी बहुत हाई कर दिया गया था, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं था। तो आपके हाथ में कर्तव्य कर्म करना था। फिर भी गुरु परंपरा योग संस्थान के छात्रों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए महती सफलता हासिल की है। कई ऐसे छात्र हैं जिनका जेआरएफ एक क्वेश्चन से रह गया, किन्हीं का 2 क्वेश्चन से रह गया। बहुत सारे लोगों ने पीएचडी क्वालिफाई किया है, किन्हीं का 1 क्वेश्चन से नेट रह गया, किसी का 2 क्वेश्चन से नेट रह गया। तो इस तरह की बातें आ रही हैं सामने, और सबसे मैं यही कहूंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने कर्तव्य जितना किया उसको जम के कीजिए, नहीं हुआ आगे के लिए लग जाइए, क्योंकि आगे आपके हाथ में कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन लोग पास हुए हैं। पहले हम उन लोगों को बधाई दे देते हैं जिन्होंने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है। उसमें शालिनी गुप्ता जी ग्रेटर नोएडा से सबसे ज्यादा मार्क्स इन्हीं को आया हुआ है। हालांकि इनकी एज नहीं थी जेआरएफ के लिए, लेकिन बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं शालिनी गुप्ता जी। और गुलशन पांडे सर जो अपने यहाँ पढ़ाते भी हैं, गुलशन पांडे सर भी बहुत अच्छे नंबर से नेट क्वालिफाई हुए हैं। अनीता सैनी जी जयपुर से हैं, आपने भी नेट क्वालिफाई किया है। मुकेश जी दिल्ली से हैं, इन्होंने भी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया हुआ है। लखविंदर जी मुंबई में रहते थे, अभी ऋषिकेश में रह रहे हैं। लखविंदर सिंह जी ने भी नेट क्वालिफाई किया है। आप आर्मी को योग कराते हैं जगह जगह जा करके, खास करके बॉर्डर एरिया में जा करके आपने आर्मी को योग कराया और कराते हैं। शारदा सूर्यवंशी जी नोएडा से हैं, आपने भी नेट क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर। नेहा जी हमारे साथ हैं दिल्ली से, इन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है। पुणे से अंशुता किरण जाधव जी हैं, इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। मानसी गहलोत जी हैं, इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। शिखा रावत जी देहरादून से हैं, इन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर। पल्लवी बंजारी जी नागपुर से हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। कविता वाधवानी जी उदयपुर से नेट क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको बहुत बहुत बधाई। आकांक्षा उइके जी नागपुर से, आपको बहुत बहुत बधाई। रिया बिष्ट जी ने फिर से नेट क्वालिफाई किया है। जेआरएफ के लिए आप तैयारी कर रही थी, जेआरएफ के लिए कुछ नंबरों से आपका रह गया, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। पूजा रानी जी हमारी टीचर भी हैं, पढ़ाती भी हैं, फिर से इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। पहले से नेट तो है ही क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ से थोड़े से के लिए रह गई हैं। निकिता गोयल जी उदयपुर से, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने भी नेट क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर। और पुंडलिक सर, सबके प्रिय पुंडलिक सर तो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं ही पहले से, पीएचडी स्कॉलर भी हैं। और इस बार भी पुंडलिक सर ने कहा, नहीं मैं हर बार यूजीसी नेट देता रहूंगा। तो एक अपडेशन मुझे मिलता, चूंकि मैं पढ़ाता हूँ तो एक टीचर को भी नेट देना चाहिए, तो इन्होंने दिया और पुंडलिक सर ने फिर से नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 17 लोगों का नाम यहाँ पर है जो नेट क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन बहुत सारे नाम हैं जिनका मैसेज मेरे पास आया कि यूट्यूब चैनल देख करके मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है, उनका नाम हमने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आप यूं ही लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। गुरु परंपरा
योग संस्थान आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इस हमारे सामने ये लिस्ट आप देख रहे हैं जिन्होंने पीएचडी क्वालिफाई किया है। पीएचडी क्वालिफाई करने वाली मीना मिश्रा जी हैं। मीना जी बहुत अच्छी योग शिक्षक हैं। इनके बहुत सारे बैचेज चलते हैं, ऑनलाइन भी कराती हैं योग, ऑफलाइन भी कराती हैं। और अपने उस व्यस्त समय में से घर परिवार को समय देते हुए भी इन्होंने तैयारी जारी रखी और पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है। मीना मिश्रा जी को बधाई। रांची से डालमनी गोप जी हैं। डालमनी गोप जी ने भी बहुत मेहनत की है और इन्होंने भी पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है यूजीसी की तरफ से। शामली भारती जी को बहुत बहुत बधाई, आपने भी पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है। किरण जी भिवानी से, आपको भी बहुत बहुत बधाई। विमल ढेरे जी, आपने भी नेट पीएचडी एडमिशन क्वालिफाई किया हुआ है। दिल्ली से अनीता रानी जी ने भी, टीचर हैं अनीता रानी जी, और पीएचडी क्वालिफाई किया हुआ है, पीएचडी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है। हनुमानगढ़ राजस्थान से पवन जी हैं, पवन जी ने भी नेट क्वालिफाई किया है पीएचडी एडमिशन के लिए। वाराणसी से सनी जी हैं, थोड़े थोड़े नंबरों से इन लोगों का रहा है नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने से, लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। सनी कुमार जी वाराणसी से हैं। भारत भूषण जी हैं। डॉक्टर देवांशु जाट जी हैं जयपुर से। लोमस चौहान जी छत्तीसगढ़ कोरबा से हैं। नेहा खरे जी हैं, इन्होंने भी पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है। उसके बाद संदीप जी हैं। शालिका अग्रवाल जी चंडीगढ़ से। शिखा मनकोटिया जी हिमाचल के ऊना से हैं। आप अपना संस्थान भी चलाती हैं और बहुत अच्छा योग कराती हैं। अलग अलग टीवी चैनलों पर भी आपका शो आता है। श्वेता जी अमरावती से हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। पुणे से प्रमुला जी हैं, आपने भी पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है। और दिल्ली से सरिता बाबरे जी और श्वेता कुमारी जी हाथरस से, जो दिल्ली में ही रहती हैं, आपने भी नेट क्वालिफाई किया हुआ है। इस तरह से देखें तो 19 लोगों ने पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं भेजा है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग चिंतित थे कि मैं क्वालिफाई नेट नहीं कर पाई, सिर्फ पीएचडी हुआ, तो इसलिए भी बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं दिया, नहीं भेजा मुझे। लेकिन मैं उन सब से यही कहता हूँ कि आप चिंता ना करें, भगवत गीता का सिद्धांत याद रखें कि हमारे हाथ में कर्मफल नहीं है, कर्तव्य कर्म करना ही है। अब एक एक करके मैं जो नेट क्वालिफाइड हैं उनसे बात करना चाहूंगा, और आपको अगर किन्हीं को कोई सवाल हो तो उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अंशुता जी से मेरा वही सवाल है बाकी लोगों के लिए भी, कि आपने की पॉइंट को कैसे तैयार किया और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। एक गृहिणी होते हुए भी कैसे आपको समय मिला, कैसे आपने जो की पॉइंट है उसकी तैयारी की, और पेपर 2 में किस किस यूनिट पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इन पॉइंट्स पर जरा अपनी राय रखें तो अच्छा रहेगा। मैंने मोस्टली मुझे ब्रह्म मुहूर्त और उस पे बहुत मैं विश्वास रखती हूँ, तो मैं 3 बजे उठती थी। 3 से 4 रोज विदाउट फेल पतंजलि योग सूत्र, वो योग सूत्र रेसिटेशन करती थी, और उसका जो भी मीनिंग है वो एक लाइन में पढ़ती थी। और जिसमें भी व्यास भाष्य है, हाँ, तो वो थोड़ा सा जो मुझे मुश्किल लगता था या मुझे लगता था कि नहीं वो इन डेप्थ थोड़ा सा मुझे पता होना चाहिए, वो विदाउट फेल रोज 3 to 4 सुबह 1 घंटा उसके लिए लिया था, क्योंकि उस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हठ योग मैंने पूरा आपसे जैसे आपने बताया है, जो भी इम्पोर्टेंट बताया है आपने पुंडलिक सर ने, तो उस हिसाब से किया है। और जो आपने इम्पोर्टेंट बताया है वो सारी चीजें आई हैं। मेरे से एक थोड़ी गलती हुई थी, आपने सीक्वेंसिंग को बहुत इम्पोर्टेंट बताया था, लेकिन मैंने इतना ठीक से फॉलो नहीं किया था वो। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ मार्क्स शायद मेरे वहां पे थोड़े गए होंगे। तो सबके लिए रिक्वेस्ट है कि सर जो बताते हैं वो एक एक चीज फॉलो करें आप सभी लोग। और सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ लर्न करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। सीक्वेंसिंग नेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने थोड़ा सा गलती किया। और रोज के रोज जो भी सिखाए जाते हैं सर ने, वो पढ़ाई करना, उसका रिवाइज करना,
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने रेगुलर विदाउट फेल, मेरे फैमिली कहीं भी जाए कुछ भी करे, मैंने कुछ भी नहीं किया है द लास्ट 6 मंथ्स। मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि सर हमारे लिए इतना वक्त निकालते हैं, इतने मेहनत से नोट्स निकालते हैं, उनकी भी फैमिली है, सब है, फिर विदाउट ब्रेक हमको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो हमने भी उतनी ही लगन से एक शिष्य होके या एक स्टूडेंट होके उतना देना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी बोथ वेज। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु सिखा रहे हैं और स्टूडेंट अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो शिक्षा दोनों तरफ से होती है, ऐसा मेरा मानना है। और उसके लिए थैंक यू सारे जो भी शिक्षक हैं, जो गुरु परंपरा के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नेट का, और हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके लिए सब सब शिक्षकों का और स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, टीम है, इवन स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुकेश जी अब जो है अपनी बात रखेंगे, अगर किन्हीं को कोई सवाल हो तो बताइएगा। गुड इवनिंग सर। सर मुझे तो बहुत मतलब मैंने पहले खुद तैयारी कर रहा था मैं, बाकी जब से आपसे ज्वाइन करा तो मेरे तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए जो बेसिक थे, हठ योगी ग्रंथ के और पतंजलि योग सूत्र के। तो जो कंटेंट भी जो है आपका वो बहुत ही अच्छा है, और जो पढ़ाने का जो वो आपका टीचिंग वे बहुत अच्छा है, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, समझ में भी इजीली आ जाते हैं। नहीं और वो तो मैंने पी ठीक वाई है क्यू कि बहुत करे थे। हाँ, जी मतलब सर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कैसे तैयारी की कि जी ताकि सर, बाकी एक्चुअली लोग में जो दिसंबर में पेपर दे रहे हैं या आपको भी दिसंबर में पेपर देना है, तो क्या कमी आपकी पढ़ाई में जो थोड़ी बहुत रह गई जेआरएफ के लिए, उसको कैसे दूर करें बाकी लोग भी उससे और लाभ ले पाए। जी सर, मैं तो वैसा था मेरा शेड्यूल, सुबह 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक पढ़ता था, बाकी दिन में करके 8-10 घंटे हो जाते थे मेरे डेली। और ऐसे करके मतलब मेन तो है कि मेहनत तो करना पड़ा था बहुत, बार बार वीडियो भी देखना पड़ता था, नोट्स भी बनाने पड़ते थे, और स्टिकी नोट्स भी बना बना के मैंने बहुत सारे याद करने के लिए, वो सबसे अच्छा लगा मुझे, स्टिकी नोट्स बनाओ बार बार उसको एक बार रीड कर लो। तो ये मैंने ज़्यादा करे थे, और कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू पढ़ता रहा मैं, बिना ब्रेक दिए, मतलब सारी चीज़ें मैंने अलग रख दी थी, और पूरा फोकस था नेट पे कि कैसे क्लियर करना है इसको। तो एक मुकेश जी की बातचीत में जो एक नई बात सामने आ रही है स्टिकी नोट्स का, स्टिकी नोट्स क्या होता है मुकेश जी, एक बार बाकी लोगों को बताइए ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ ले पाए। एक अलग सी चीज आपने बताई है स्टिकी नोट्स। एक छोटे से नोट्स आते हैं, इतने छोटे से, स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाते हैं। आपको जो भी है ना, मतलब चीज़ें डिफिकल्ट लगती है तो आप उस पर नोट कर दीजिए, और कहीं पे भी सामने, जैसे आप कहीं रूम में अपने मिरर के सामने या बाथरूम में कहीं पे भी चिपका दो उसको, सुबह एक बार पढ़ लो बस, 2-4 बार पढ़ लो, आप याद हो जाते हो। जब याद हो जाता है उसको हटा करके दूसरा स्टिकी नोट्स वहाँ पे लगा दो। तो ऐसे मैंने करे थे, पतंजलि योग सूत्र के मैंने सारे ना सूत्र A3 साइज पेपर पर लिख लिए थे, फिर उनको डेली रीड करना, और ऐसे एक एक बार चैंट कर लेता था मैं पतंजलि योग सूत्र। और हठ योगी ग्रंथ तो मैंने स्टिकी नोट्स ज़्यादा यूज करे थे इनके थे, और एक एक बार, 2-2 बार तो मैंने पढ़ लिए थे आपने पढ़ाने के बाद सर। तो ऐसे रिवीजन हुआ था पेपर 1 का तो। बहुत अच्छा। सुमिता मलिक जी ने हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाह रही हैं। सर स्टिकी नोट्स दिखा रही थी मैं, अच्छा हाँ, हाँ, ये ऐसे देखिए आते स्टिकी हैं। नोट्स। राइट राइट, हाँ एक, यही है। मैं कैमरा वो करूँ, स्टेबल करूँ तो पता चलेगा, एक सेकंड। ये स्टिकी नोट्स ऐसे आते हैं, ये चिपके हुए होते हैं इतने पार्ट पे। इसको आप ऐसे करके और कहीं पे भी ऐसे लिख के आप इसको चिपका सकते हैं। इस तरीके से ऐसे आप मैं भी दीवार ऐसे ही पर करती चिपका हूँ, सकते हैं। चिपकाती रहती हूँ, जो श्लोक लोक है लिख के वो इस पे चिपका देती हूँ मैं। श्लोक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत सारी चीजें जो आपको लगता है कि नहीं याद रह सकता है। कल भगवत गीता में बात हो रही थी, अक्षर अक्षर देह देही, तो इस तरह से वो चीजें आप लिख सकते हैं, किस अध्याय में किस श्लोक में है, क्या अर्थ है, उसको चिपका सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात हुई है। एक बाकी नई सर मेरा ना जीआरएफ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ना मेरा डीआई और कॉम्प्रिहेंशन छूट गया था लास्ट में, वो थोड़े से टाइम मैनेज नहीं कर पाए हम। अच्छा, तो आप तो आपका क्या कहना मुकेश जी का कि ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा एग्जामिनेशन के दौरान जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें थोड़ी सी इनकी गलती रही, इस वजह से जेआरएफ नहीं निकल पाया। तो एग्जामिनेशन के दौरान टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। जो आसान सवाल है जो आपको आता है पहले उनको जल्दी से आपको निपटाना है,
उसके बाद जो नहीं आता है बाद में उसको देखना है। या आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप जो नेट क्वालिफाई किए हुए हैं उनसे भी पूछ सकते हैं सवाल। जैसे आपके सामने पुंडलिक सर भी हैं, JRF क्वालिफाइड, इस बार भी उन्होंने नेट निकाला है। पूजा रानी जी हैं, मुकेश जी हैं, पल्लवी जी हैं, कविता जी हैं, गुलशन सर भी हैं। इतने सारे लोग हैं, आपने देखा कितने लिस्ट हमने आपके सामने दिया, उसमें से बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं। तो पूजा जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतनी बार पेपर दे रही है, नेट क्वालिफाइड बार बार आपका हो रहा है, थोड़ी सी जो कमी रह जा रही है उस कमी पर आप फोकस करें कि उसको बाकी लोग कैसे मैनेज करें। जी सर। सर मेरे साथ इस बार दिक्कत ये हुआ सर, थोड़ा सा एग्जाम में मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से मेरे तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैं जानती थी और वो मुझसे गलत हो गए मेरे से। और उसके साथ ही मेरे 2 क्वेश्चन भी रह गए थे पेपर 2 के, जो मेरा टाइम खत्म हो गया था और मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाई। तो मेरे 4 नंबर तो वैसे ही चले गए, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को ना ज्यादा समय दे रही थी, मैं बार बार चेक कर रही थी। पता नहीं इस बार मेरे से ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि बहुत ज्यादा मुझे समय लग गया सॉल्व करने में। इसी वजह से शायद मेरा कुछ नंबर के लिए रह गया। तो मुझे टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे तो मैं रेगुलर एग्जाम अभी 4 बार से दे रही हूँ, जिसमें से 3 बार तो हो चुका है, लेकिन मैं तो 2 बार से JRF के लिए मतलब पूरा कंसल्ट की हो जाना चाहिए, लेकिन 2 बार, एक बार तो एग्जाम मेरा हो कैंसिल हो जाएगा। गया। तो मेन जो पॉइंट ये सामने आ रहा है कि एग्जामिनेशन के दौरान भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो उस टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी हम लोग ऐसा करेंगे कि एग्जामिनेशन से पहले जो दिसंबर वाला बैच है उससे पहले किसी एक्सपर्ट को हम बुलाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। सर ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है सर, ऑनलाइन जो है ना वो लगाना क्लास बहुत जरूरी है। कम से कम जैसे कि पेपर 1 का, और पेपर 1 का नहीं तो कम से कम पेपर 2 का तो इजिली हो जाता है, पेपर 1 का कम से कम लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पैसेज पूछे जाते हैं, जो DI है, वो ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि वो हमारे हिसाब से तो आते नहीं है। कभी कभी बहुत इजी भी होते हैं और कभी कभी बहुत टफ भी होते हैं, तो उसको बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा, रेगुलर जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस जरूरी है पेपर 1 के लिए। कविता जी हमारे साथ हैं। कविता जी, आपने कैसे तैयारी की, कैसे आपको सक्सेस मिली, सफलता मिली, और क्या कहना चाहेंगे बाकी लोग जिनको पेपर देना है, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले नमस्ते सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हम लोग तो पीछे कैसे रह सकते हैं सर। और पुंडलिक सर, आप मतलब आपकी तबीयत खराब थी सर, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन पूछते थे, आप रिप्लाई करते थे सर। हम बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सो मच सर। अभिनंदन कविता जी, अभिनंदन आपको नेट के। जी जी, सभी टीचर्स को धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूंगी कि ना इस बार पिछली 2 बार से जितने भी पेपर्स आ रहे हैं उसमें हर यूनिट से कुछ ना कुछ जरूर आ रहा है, तो हमको कोई भी यूनिट तो छोड़नी नहीं है। बेसिक तो हर चीज पढ़नी ही पड़ेगी किसी भी यूनिट में। अब ऐसा नहीं है कि हर यूनिट किसी में से 15 आ रहे हैं, किसी में से 25, वो पहले का पैटर्न था। अब तो हर यूनिट में से दिया जा रहा है, आप कुछ भी पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा क्या नहीं। और दूसरा सर है ना, मेरे साथ जो हुआ था, मैं अपनी बात करना चाहूंगी कि मैं DI और मैथ्स में बहुत वीक थी, तो मैंने इस बार सोच लिया था कि DI और मैथ्स को छूना भी नहीं है। सबसे लास्ट में टाइम मिला तो मैं उसे अटेंड करूंगी, अदरवाइज नहीं। और मेरे साथ यही हुआ। सर मैंने DI और मैथ्स नहीं अटेंड कर पाई, सारा पेपर बहुत अच्छी तरह से अटेंड कर लिया था मैंने। और जब भी मैंने इससे पिछली बार DI अटेंड की थी तो मैं पेपर नहीं अटेंड कर पाई थी, तो वो मेरा वीक पॉइंट था। मैं कहूंगी कि मैथ्स और DI सबसे लास्ट में लिया जाए सर, यहाँ बहुत दिक्कत आ जाती है, डर जाते हैं, लास्ट में टाइम नहीं बचता है तो हम जो आते हुए क्वेश्चन है ना वो भी गलत कर लेते हैं। उसमें रजनीश सर हैं क्लास में, उसमें मतलब मेरा ये मत है कि रजनीश सर ने जितनी क्लासेस ली हैं, इतने इत्मीनान से एक एक चीज को समझाया। अगर हम लाइव क्लास लें, लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो एटलीस्ट वीडियो भी देखें उसको इतना समय निकाल करके, तो DI और मैथमेटिक्स से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बहुत इत्मीनान से सारा कुछ हो जाएगा, एक से एक फॉर्मूला के साथ रजनीश सर ने बताया था। तो मैथमेटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, वो डराने के लिए नहीं है, अच्छी चीज है सर। नहीं, ये हमारा वीक पॉइंट था सर। हाँ, वीक ये पॉइंट हमारा था। वीक और पॉइंट, समय जो है कम, गृहिणी के लिए ऐसे भी समय थोड़ा कम होता है, तो उस हिसाब से आपका रहा। जी विमल जी। ढेरे जी और रितिका जी शायद कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं।
रितिका जी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? हेलो मैम, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैम, आप सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से ही किया है ना आपने मास्टर्स? जी 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 बिल्कुल। मैं आपकी जूनियर ही हूँ, मैंने अपने ग्रुप में देखा था। तो आपने फर्स्ट अच्छा, पेपर कैसे करा था? फर्स्ट पेपर में मैं वही कहना चाहूंगी कि मैथ्स और डीआई नहीं कर पाई, बाकी तो मैंने कर लिया था। और टीचिंग और ये सब कुछ अच्छा था, मेरा लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये अच्छी थी। इनकी मैंने प्रैक्टिस भी करी थी वीडियोस देख देख के। अच्छा, और अपना मतलब बताइए, सेकंड पेपर के भी लिए जैसे आपने सब कुछ कैसे करा था, मतलब सीक्वेंस से? जी सेकंड पेपर के लिए मैंने सर के जितने भी नोट्स थे ना सब पढ़ लिए थे मैंने, मेरे पास थे, और मैंने किसी का बेसिक नहीं छोड़ा था। बेसिक मैंने सब कर लिया था अच्छी तरह से। क्या मैं डेप्थ में नहीं गई थी हर चीज के, क्योंकि मुझे जेआरएफ नहीं नेट का ही था। और जो जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उस पर मैंने काम किया था कि मुझे बेसिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और बेसिक में से ही अच्छे आप स्कोर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेआरएफ के लिए बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। और मैंने सर के सारे सर ने जितने भी टेस्ट लिए थे ना संडे संडे को, उस हिसाब से मैं पढ़ती थी। सर के टेस्ट मैंने जरूर दिए थे। और पुल्लिंग सर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाते थे जब भी पढ़ाते थे क्लास में, तो वो क्वेश्चन ही पूरा क्लियर हो जाता था, क्वेश्चन ही आंसर याद हो जाता था अपने आप ही। सर पूछते थे और आंसर याद हो जाता था। अच्छा तो मैम, ऑनलाइन थैंक यू टेस्ट मैम। देना बहुत जरूरी है। जी मैम, थैंक यू। अभी क्लास में पुंडलिक सर हैं। पुंडलिक सर बताएंगे इम्पोर्टेंस की ऑनलाइन टेस्ट जो सीरीज संडे संडे हम लोग करते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट संडे संडे करने के अलावे भी क्लास के दौरान भी पुंडलिक सर तो हर जितना पढ़ाते हैं सब में लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्लास में कराते हैं। फिर ऑनलाइन टेस्ट में उस एमसीक्यू में से चुन करके जो है चुनिंदा एमसीक्यू भी कराते हैं। तो पुंडलिक सर इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे ताकि आपको और आसानी हो। पुंडलिक सर नेट क्वालिफाइड तो थे ही, फिर जेआरएफ क्वालिफाइड हुए, और अभी जो है पीएचडी कर रहे हैं, तो रिसर्च स्कॉलर हैं। तो उनसे बेहतर कौन बता सकता है? पुंडलिक सर, हरिओम सर। बधाई हो आपको एक जिन्होंने बार भी फिर से। जिन्होंने भी नेट निकाला है उनको अभिनंदन, सभी को शुभेच्छा। एंड जिन्होंने भी पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनका भी अभिनंदन सभी को। जैसे कि आप लोगों ने नेट क्वालिफाई किया, शालिनी जी, गुलशन जी, अनीता जी, मुकेश जी, लखविंदर सिंह, शारदा जी, नेहा जी, अनुष्का जी, मानसी जी, शिखा जी, पल्लवी जी, कविता जी, आकांक्षा जी, रिया जी ने तो दोबारा नेट निकाला, और पल्लवी जी ने भी दोबारा निकाला, और निकिता जी, सभी को नेट के लिए शुभेच्छा। एंड जो पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, मतलब पीएचडी एडमिशन के लिए, मीना जी, दालमणि जी, श्यामली जी, किरण जी, विमल जी, अनिता जी, पवन जी, सन्नी कुमार जी, भारत जी, देवांशु जी, लोमित जी, नेहा जी, संदीप जी, शालिका जी, शिखा जी, श्वेता जी, रमूला जी एंड सविता जी, सभी को शुभेच्छा, कंग्रेचुलेशन सभी को। और जिनका भी पीएचडी के लिए लगा है, अब पीएचडी के लिए जिनको एडमिशन के लिए जिनका भी नंबर लगा है, वो 1 साल में ही उनको पीएचडी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। 1 साल के अंदर में पीएचडी के लिए इन्वॉल्व होंगे तो वो उसका फायदा ले सकते हैं, नहीं तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आगे फिर से आपको मतलब निकालना पड़ेगा, नेट निकालोगे तो फिर उसके लिए फिर अनलिमिटेड रहेगा पीएचडी एडमिशन करने के लिए। ठीक है, वो एक बात है। और जो हम अभी सर बोल रहे कि जो भी दिक्कत आ रही है, टॉपिक जो क्लियर होना चाहिए, तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें क्या होता है कि बस हम पढ़ा रहे हो, आप लोग भी ध्यान देते हो, लेकिन पूरी तरीके से ध्यान नहीं बैठ पाता है हर किसी का। हम भी किसी टीचर का देखते तो पूरी तरीके से नहीं ध्यान बैठ पाता। तो क्या होता है, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसका दोबारा हमें रिवीजन करना पड़ेगा क्लास के बाद, वो नहीं करते हैं तो जो टॉपिक पढ़ा गया है उससे रिलेटेड हमें एमसीक्यू करना पड़ेगा, तभी वो चीजें कवर होगी। क्योंकि जो हमने इनकोड किया है ना, इनकोड किया है, हमारी स्मृति में आ गया, इनकोड किया है, स्टोर किया है, तो उसको हमारे लिए जो रिट्रैवल करते हैं हम,
तो उसके लिए हमें एमसीक्यू करना बहुत जरूरी पड़ता है, या फिर उसका रिवीजन करना जरूरी पड़ता है, तभी हम उसको अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाते हैं, नहीं तो जल्दी भूल जाते हैं कि एक दिन में 2-3 बार उस टॉपिक को हमें कवर करना पड़ता है। तो जो भी है जैसे कि जो हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके सारे एमसीक्यू करना है। मुझे जहां तक लगता है कि चैप्टर वाइज अभी कुछ क्वेश्चन कम लग रहे हैं तो खुद से बनाना है। कुछ से क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होता है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। एक जो टॉपिक है तो उसके एमसीक्यू पैटर्न में बनाने की कोशिश करना है। उससे क्या होता है, क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं ना तो ज्यादा दिमाग लगता है, और बाकी सवाल तो करना है तो खुद से क्वेश्चन बनेंगे तो वो तो इजीली सवाल कर पाएंगे, उसको कभी भूलेंगे नहीं, एक बार रीड करेंगे तो ये भी कोशिश करना है। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना है। और जो हम पीवाईक्यू करते हैं जैसे 2017 से लेकर जो भी अभी 24 तक एग्जाम हुए हैं, है ना, जितने भी एमसीक्यू हुए हैं, तो उसको क्या करना है, यूनिट वाइज बांटना है। मतलब जैसे हाईलाइटर ले लेना है, जिसकी 100 क्वेश्चन है तो उसको हाईलाइट कर लेना है कौन से यूनिट में कौन सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से सारे पेपर को आप हाईलाइट करोगे एक एक यूनिट का एक एक कलर से, तो क्या होगा, जब आप एक यूनिट पढ़ोगे टोटली अच्छे से वीडियो देखकर अच्छे से यूनिट पढ़ोगे तो उसके यूनिट से रिलेटेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लेना है। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लेते उसके बाद हम पीवाईक्यू भी यूनिट से ही करना है। 2017 से जितने 24 तक क्वेश्चन आए हैं यूनिट 1 से वो सारे लगा लेना है। तो क्या होता है, हमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है या कितनी बार आता है किस टॉपिक से, ये हमें एक आइडिया हो जाती है। जब हम खुद को आइडिया हो जाती है ना तो फिर दिक्कत नहीं आती। हमें क्या होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किसको ज्यादा समय देना है, क्या देना है, इसकी वजह से ही दिक्कत आती है। तो वो हम चीजें खुद से समझ लेते हैं, खुद से चीजों को समझते हैं तो ज्यादा बेटर होता है और ज्यादा चीजें कवर होती है और ज्यादा याद भी रहता है। सर और कुछ कहना? हमारे साथ गुलशन सर भी हैं, और बहुत सारे लोग जो दुखी होते हैं कि सर मेरा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से रह गया, मेरा नहीं तो नेट आ जाता या जेआरएफ आ जाता। तो उसमें से गुलशन सर भी हैं जिनका बस थोड़ा सा, मतलब सोचो कि बॉर्डर पे पहुंच गए और पाँव उस तरफ नहीं रख पाए तब तक घंटी बज गई वाली हालत हुई, और इनका भी जेआरएफ रह गया हुआ है, लेकिन अगली बार उम्मीद है जरूर कर लेंगे। तो बॉर्डर लाइन पे खड़े होकर के भी क्रॉस नहीं कर पाए तब तक गेट बंद हो गया। तो गुलशन सर से ये जानना चाहेंगे कि आपने कैसे टाइम मैनेज किया, क्योंकि आप भी बहुत व्यस्त रहते थे, बहुत व्यस्तता के बावजूद आपका नेट क्वालिफाई हुआ है, बस जेआरएफ के लिए थोड़ा सा रह गया। तो गुलशन सर से किन्हीं का सवाल हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा, सवाल पूछ सकते। Thank you, sir. And congratulations to all. Congratulations भैया। Thank you. Congratulations to all. सभी की मेहनत है, सभी मेहनत कर रहे हैं। सर ने स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट बोला था और कहीं ना कहीं मैं उस चीज को सबसे ज्यादा बेटर मानता हूँ कि आप मेहनत कर सकते हैं, बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं, राइट। हमने मेहनत किया और मुझे इस चीज का कोई दुख भी नहीं है, या तो ना कोई अफसोस है कि जेआरएफ क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि कट ऑफ हमारे हाथ में नहीं, राइट। तो ठीक है, हम लोग एक जर्नी में है, एक प्रोसेस में है, तो इसको एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज बेटर। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अगर रिजल्ट को एंजॉय करेंगे, आप अगर सिर्फ तभी खुश हो सकते हैं जब रिजल्ट आएगा, तो वो चीजें जरूरी नहीं कि हमेशा आपके फेवर में, राइट। क्योंकि हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम अपने फेवर में खुद भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये कहें कि हम कुछ करें ही ना और फिर हमारे फेवर में आ जाए तो वो संभव भी नहीं, राइट। व्यस्तता ऐसा नहीं है कि मैं भी खुद ऐसा रहा हूं जहां अर्निंग, फैमिली के लिए अर्निंग करना, फैमिली को चलाना हमारी प्रायोरिटी रहती है, राइट। तो उस प्रायोरिटी में आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करना, आपको अपनी चीजों को, जैसे क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी, सर भी जानते हैं, जब मैंने शुरुआत की थी तो हम जानते भी नहीं थे कि नेट क्या होता है, राइट। हम इस बेस पे नहीं थे कि नेट क्या होता है, और हम लोगों ने सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया था कि पढ़ने को मिलेगा और कुछ जानने को मिलेगा, राइट। क्योंकि मैं खुद भी इतना नहीं जानता था कि थ्योरी क्या होती है नहीं होती है। तो मेरा जो स्टार्टिंग से पर्पस रहा है, और अभी भी, राइट, अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी एग्जाम का रिजल्ट आया और मैंने पढ़ना शुरू किया है फिर से। तो ऐसा नहीं है कि कोई दबाव है, ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रेशर है, कोई आपको कह रहा है, क्योंकि हम उस फेस में है, उस एज में है जहां कोई आपको कहेगा नहीं कि पढ़ना है,
राइट। अगर वो आपके अंदर से आ रहा है तो चीजें अपने आप आती हैं कि ठीक है, अगर बाकी चीजें कर रहे हैं तो क्यों, क्योंकि हमारा एक ड्रीम है कि हम उसको वहां तक पहुंचे, उसको क्वालिफाई करें, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी करें। वो आपकी हेडक है, किसी और की हेडक नहीं है कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। या तो सामने वाला आपको बार बार नहीं बोलेगा कि पढ़ना है। यहाँ पे टीचर्स हैं, चाहे निखिल सर हैं, चाहे कौशल सर हैं, चाहे पूजा मैम है, सब ये कहते हैं कि आप मैनेज करिए, मैनेज करिए, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। वो सिर्फ कह रहे हैं, राइट। वो आपको नहीं देख रहे हैं, वो घर पे नहीं देख रहे हैं आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका कितना इंटरेस्ट है। सर ने 2 बार बोला, 3 बार बोला, आप टेस्ट दीजिए, नहीं दीजिए, वो आपकी हेडक है, राइट। रिजल्ट आ रहा है तो वो उसमें आपकी भी खुशी है, आपको भी फल मिल रहा है, आपको भी सक्सेस है, सर को भी खुशी मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके कदमों पे चल के आपको मिल रही, उन्होंने जो कहा वो करके मिल रही। और टाइम मैनेजमेंट की बात करें, जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं होता है, राइट। बाकी चीजों के लिए भी तो समय निकालते हैं ना। तो फिर जगह अगर आपको इंटरेस्ट है, आपका कोई ड्रीम है, तो उसके लिए समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं दिया है और ना अभी भी देता हूं कि मेरे पास समय नहीं था, राइट। मैं ये कहता हूं ठीक है, वो भी कर्म है और ये भी कर्म है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों कर्मों को कैसे मैनेज करते हैं। हम भगवत गीता में डेली पढ़ रहे हैं बैलेंस, डेली पढ़ ही रहे हैं ना कि अपने आप को कैसे बैलेंस करना है। तो वो चाहे छात्र जीवन हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे नॉर्मल गृहस्थ जीवन हो, हर कोई कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा। तो फिर हम ये चीज नहीं कह सकते और ना ही हम एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हमारा ये हुआ तो ये नहीं हो पाया, ये नहीं हुआ। ठीक है, आपने जितनी मेहनत की है, मैं हमेशा ये मानता हूं जितनी मेहनत करता हूं उतना मिलता है। और 3 बार क्योंकि मैं उतना नहीं कर पाया, मुझे नहीं मिला। ये मेरा 4th टाइम था और 4th टाइम में मिला, राइट। और ये कमियों से सीखना बहुत जरूरी है। जैसे हम जब कहते हैं ना कि सेल्फ, जो कहते हैं स्वाध्याय, बहुत जरूरी है स्वाध्याय। हम सिर्फ थ्योरी को थ्योरी तक ना रख के अगर हम पॉइंट देखें तो स्वाध्याय उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर 1 बार रहते हैं, 2 बार रहते हैं, 3 बार रहते हैं, तो आपको स्वाध्याय करना चाहिए। कहाँ और क्यों और कैसे। जैसे मैम ने भी, पूजा मैम ने भी कहा कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया, कविता जी का भी था कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया, एग्जाम में नहीं हो पाया। और मैं कहता हूं कि मेरे पास 15 मिनट बचे हुए थे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने सेकंड पेपर पहले किया तो मेरे सामने टाइम चल रहा है, मेरे सामने टाइम चल रहा है लेफ्ट कंप्यूटर पे। तो हमें ये पता है कि जिस पेपर को हमें करना है तो उसके लिए हमें टाइम रखना है। अगर हम 1 आवर ले रहे हैं, क्योंकि सेकंड पेपर तो आपका पड़ा हुआ है, फिर उसमें इतना टाइम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको सिर्फ 2 बार 3 बार चेक ही तो करना है कि आपने सही लगाया या नहीं लगाया, बस। और वो आपको सामने दिख रहा है। जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसी टाइम देखो कि आपने क्या लगाया है। उसके बाद अगर सेकंड पेपर आपका ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, फर्स्ट पेपर में भी आपको ये लगा है, आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां सॉल्व करनी पड़ेंगी या कुछ चीजें सॉल्व नहीं होगी जिसमें हमें लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 1 आवर तो छोड़ के ही चलो, आपके पास 3 घंटे है। तो अगर आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। क्योंकि 1 घंटा भी मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन के लिए इनफ है, अगर आप सॉल्व भी कर रहे हैं तब भी। और एक लंबा प्रोसेस लेके चल रहे हैं, अगर मैथ्स को अगर लग रहा है कि आपको नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस करे जा रहा नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन को देखिए ना। पता चले एक क्वेश्चन के लिए आप 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं लास्ट में, फिर क्या फायदा उस क्वेश्चन को। वो भी पता चले आंसर करेक्ट नहीं आया तो वो भी गया। तो अगर आप एक क्वेश्चन के लिए जहां सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप 3 क्वेश्चन मत छोड़िए, बाकी 3 क्वेश्चन उसको लास्ट तक छोड़िए। और अगर नहीं लग रहा है तो फिर आपको तो पता ही है कि फिर वो सरकारी ऑप्शन आपको लगाना है, कोई ना कोई तुक्का तो मारना ही है, कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना ही है। और फर्स्ट पेपर में अगर आप ये चीज मान के चल रहे हैं, मैं हमेशा से फर्स्ट पेपर में ये लेके चला हूं कि मुझे पता है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे और उसमें टाइम लगेगा, और ये जरूरी भी नहीं कि मैं उसको करेक्ट कर दूं। तो अगर मैं उस 10 क्वेश्चन को लास्ट में ऑप्शन जो लग रहा है मुझे कि अप्रोप्रिएट हो सकता है, उसको टिक करके आगे बढ़िए, उसको लास्ट के लिए छोड़िए, उसको 10 क्वेश्चन को टिक करिए। लेकिन हाँ,
आपको टाइमिंग देखते रहना पड़ेगा ऊपर कि आपके पास कितना समय बच रहा है। अगर उस अकॉर्डिंग आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2-3 बार दे चुके हैं एग्जाम। और अगर आप 2-3 बार दे चुके हैं तो आपको इतना बेटर एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी हो चुका होगा कि पेपर कितने देर में सॉल्व हो रहा है और कितने देर में कौन सा पेपर सॉल्व हो रहा है, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं आपको सामने जब टाइम चल रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि 2 घंटे से अंदर अंदर सेकंड पेपर को सॉल्व कर ले, राइट, ताकि आपके पास फर्स्ट पेपर के लिए मैक्सिमम टाइम बचे। मैंने मोस्टली यही किया है, मैं तीनों बार मेरी टाइमिंग ऐसी रही है। क्वालिफाई ना होने की वजह मेरी ये थी कि मैं फर्स्ट पेपर रीड करके नहीं जा रहा था या सही तरीके से पढ़ के नहीं जा रहा। और ये कंफर्म मान के चलिए कि आप पूरा 50 क्वेश्चन तुक्के में नहीं निकाल सकते। अगर आपका कॉन्सेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं है, थोड़ा भी आपने नहीं पढ़ा है उसमें, तो आप 50 क्वेश्चन तुक्के में नहीं ले सकते। आपके पास और भी 9 यूनिट है। अगर आप कह रहे हैं डीआई मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है या मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, आपके पास और भी तो 9 यूनिट है। वो 9 यूनिट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आप पढ़ के निकले हुए हैं, किसी न किसी क्लास में पढ़ के निकले हुए। हायर एजुकेशन से डेली फैमिलियर हो रहे हैं, ईवीएस से डेली फैमिलियर है, सही बात, राइट। यानी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और आपको सिलेबस अपना पता होना चाहिए। अगर आप सिलेबस आपको पता ही नहीं यूनिट 1 क्या है, पेपर 1 का, पेपर 2 का यूनिट 1 क्या है, तो ये भी फिर गलत है। आपको अपने सिलेबस पर कम से कम हैंड होना चाहिए, पूरा सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। आज हमारे साथ लखविंदर जी आ गए हैं। वाह लखविंदर जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऋषिकेश से जुड़े हैं। लखविंदर जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, मुंबई में रहते थे, अभी भी मुंबई जाते रहते हैं। और जो अभी अजय देवगन की एक फिल्म आई जिसमें फुटबॉल खिलाड़ियों के ऊपर फिल्म बनाई थी, उसमें फुटबॉल प्लेयर की भूमिका में लखविंदर जी थे, यानी कि और थिएटर करते रहते, थिएटर के मजे हुए कलाकार हैं। और अभी योग में है, और योग में भी ऐसे नहीं, बॉर्डर पे जाते हैं, फौजियों को योग कराते हैं, फौजी परिवार से संबंध रखते हैं, तो फौजियों के प्रति एक जो है अलग इनका दृष्टिकोण है। ये जानना चाहते हैं कि फौजियों की क्या दिक्कत होती है बॉर्डर पे रह करके। और इतने मतलब व्यस्त कार्यक्रम में, कभी बॉर्डर पे हैं, कभी मुंबई में है, कभी ऋषिकेश में है, फिर भी इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। कभी तो लाइव क्लास में जुड़ते थे और कभी जो है जनरली ये वीडियो जरूर देखते थे रिकॉर्डेड, और इन्होंने इस बार क्रैक किया। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, लखविंदर जी बताएंगे आपको। लखविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आइए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। कांग्रेचुलेशन भैया। धन्यवाद सर। एक्चुअली टाइम सही, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं कहूँगा क्या, क्योंकि मैंने सही मायने में जो एक स्ट्रैटेजी से तैयारी होती है वो मैंने नहीं की, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो ऑनेस्ट बात है। पर जुड़ाव एक बना रहा, मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी मेरे केस में क्या हुआ, लोग क्या करेंगे वो एक अलग बात है, वो कैसे कौन लेगा, पर मन बना लीजिए पहला। बस यही एक बात मुझे समझ में आती है कि आप मन बना लीजिए, विजन कर लीजिए कि मुझे करना है, मैं इससे, क्योंकि मुझे किसी फील्ड में पीएचडी करनी है, मैंने वो टॉपिक सोचा हुआ है। मैं कुछ डिफेंस फोर्सेस के साथ काम कर रहा हूँ काफ़ी समय से, बॉर्डर्स पे जा रहा हूँ, और उनके हेल्थ पे योगा कैसे हेल्प कर सकता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत आते हैं फौज में। तो मैंने ये मन बनाया हुआ है कि मुझे उस पर पीएचडी करनी है। तो अब बस एक बार आपने इन्विजन कर लिया कि करना है, तो आपके वो टाइम भी निकल आता है। थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब आपका पास्ट क्या रहा है वो भी डिपेंड करता है कि मतलब आपकी क्या शिक्षा रही है पीछे, वो सबका अपना अलग अलग है। एक बार आपने मन बना लिया और आप जुड़े रहे, जैसे मैंने कोर्स सर का ज्वाइन कर लिया, भले मैंने उस कोर्स में रेगुलर, माफी चाहूंगा पर रेगुलर क्लास नहीं की, पर सर के व्हाट्सएप में जैसे अभी कोई डिटेल आ जाता है तो वीडियो लिंक आ जाता है कि भगवत गीता का चैप्टर 8 चैप्टर 9 में ये इन्होंने डाला सर ने, तो वो पढ़ लिया। जो सुनता रहा, कभी लेटे हुए हैं तब भी भगवत गीता का वाला चैप्टर चला दिया, कभी हठ योग दीपिका का कोई चैप्टर, बहुत टेढ़ा मेढ़ा पढ़ाई किया है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कोई चीज का कोई नियम होता होगा, पर मुझे ये लगता है, एक ही बस बात कहूंगा कि मन बना लीजिए, बाकी आप लोग अपना बातचीत को आगे रखिए, मगर एक बात है, इन्विजन कर लीजिए कि आई हैव टू डू इट।
ये बात मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखनी है हमें। जी सर। आपकी बात से जो मुझे समझ में आया वो ये था कि कंटिन्यूटी आपने बनाए रखी। हाँ सर, कंटिन्यूटी जुड़ाव। बहुत जरूरी है, जी जिसको आपने जुड़ाव शब्द दिया कि आप मतलब पढ़ाई से आप दूर नहीं हुए, ऑनलाइन चाहे वीडियो देख करके, मतलब वो कंटिन्यूटी आपकी बनी रही। मैंने भी ये गौर किया है बहुत सारे लोगों का कि 2 महीने तक कंटिन्यू क्लास में लाइव भी आ रहे हैं और उसके बाद जब छोड़ दिया तो वीडियो भी नहीं देख रहे, ऑनलाइन टेस्ट भी नहीं दे रहे और जुड़े हुए भी नहीं है, तो जुड़ाव नहीं है। तो जो जी गैप सर। हो जाता है ना, वो गैप बहुत खतरनाक होता है, फिर आप उसको मैनेज करना आपके लिए दिक्कत होती है। सर कैसा है ना कि जब आदमी इच्छा रख लेता है ना, तो मुझे लगता है हो जाता है। मतलब बस आपको सही में उस चीज को सरेंडर करना है, जैसे कहते हैं ना अभ्यास एवं वैराग्य। तो सरेंडर, एक तो हम लोग योग में है सब, तो योग की बातें तो हमें फॉलो कर लेंगे तो हो जाएगा। मतलब अभ्यास करना है और एक सरेंडर भी करना है कि बस मेरे को करना है, ये उस पर रास्ता खुलता जाएगा। तो तैयारी ऐसी ही है बस, जैसा सर कह रहे हैं। अब मैं एज अ टीचर सर आपको देखता हूँ, जो आपका थियोरेटिकल, उस पे तो मैं आप पूरा सरेंडर था कि ये मेरा ग्रुप है, इससे मुझे जो मिल रहा है लेते जाना है बस। तो मैं उस चीज पे सरेंडर था। तो ये मुझे लगता है ये आगे भी अभी दूंगा मैं, देखते हैं और भी अच्छा नंबर लाना चाहिए तो करेंगे। जी सर। तो ये प्रेरणा लेने वाली बात है कि किस तरह से कंटिन्यूटी हम बनाए रखें जितना भी समय, ये है समय का यूज करना। अब इनके पास समय नहीं, अगर लेटे हुए हैं तो लेट करके इधर उधर कुछ सोचने से अच्छा है कि आपने वीडियो चला दिया क्लास का, जो रिकॉर्डिंग क्लास है, इसलिए तो रिकॉर्ड हम करते हैं, इसलिए तो यूट्यूब पर डालते हैं। हमने रिकॉर्डिंग चला दिया और उसको सुन रहे हैं, तो हमारे चित्त में तो वो चीजें जा रही हैं, एक तरह से जैसे भोजन करते हैं, सूक्ष्म भोजन की तरह हमारे चित्त में वो चीजें जा रही हैं। कहीं ना कहीं इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सर हमसे किसी ने पूछा था ना वो क्या तैयारी के लिए, तो हम एक बात कहना भूल गए थे। हमने ना अपने नोट्स जो है घर में लगा रखे हैं, जैसे किचन में मैंने हठ योग लगा रखा है, और सर योग दर्शन की बुक जो है हमारे साथ ही, जहाँ जहाँ हम होंगे वहीं पर ही वो हमारे साथ घूमती रहती थी। और सर जैसे ही हम रात को सोते थे तो है ना, ये हमारा रूल था, नियम था कि भैया ना रात को एक अध्याय तो पूरा मन में रिकॉल करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगता था, 5 से 7 मिनट लगते थे श्लोक को याद करने में। और जैसे ही मुझे कुछ याद नहीं आता था, 44 नंबर याद नहीं आ रहा है, 45 नहीं याद आ रहा है, तो मोबाइल के लाइट से हम देखते थे, हमको नींद नहीं आती थी ऐसे जब तक। उसके बाद सीक्वेंस फिर लगातार याद आ जाता था। तो सर ऐसे नींद नहीं आनी चाहिए, जब तक आपको याद नहीं आता है तो आप अपने पास में ही रखिए मोबाइल के लाइट से, फटाफट एक ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड लगता है, हाँ अच्छा ठीक है 44 नंबर ये है, 45 ये है, फिर वो कभी नहीं भूलते हैं सर हम। देख रहे हैं मतलब, ज्यादातर टाइम किचन में जाता था, तो किचन में हठ योग लगी हुई है, हठ योग तो हमने कभी खोली नहीं, वो ये किचन कह से ही रहे हैं, पढ़ाई। रुचि जी कह रही है कि आप अपने किचन में जाके एक बार वीडियो दिखा दीजिए कैसे लगाया हुआ है आपने। योग के जो खाने वाली चीजें होती थी ना, तो वो जी। किचन में ही अवेलेबल है। तो हम देखते थे, हाँ ये दही खाने को मना किया है, तक्र छाछ खाने को मना किया है। फिर हम ऐसे करके दिमाग में डालते थे, बहुत 7वें नंबर पे ये मना किया है, 16 नंबर पे ये मना किया है, ऐसे करके याद करते थे सर। बहुत बढ़िया। हाँ मुझे विमल एक जी कुछ। क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकती हूँ? जी जी, हाँ पूछिए ना। मेरा एक क्वेश्चन है कि पहले तो वो स्टिकी नोट्स जो सर जी ने बताई थी ना, तो वो कहाँ मिलेगी? हम तो महाराष्ट्र से है, सतारा से, तो कहाँ किसी मिलेगी? भी स्टेशनरी की दुकान में स्टिकी नोट्स मिल जाता है, जहाँ किताब कॉपियां मिलती है ना, हाँ वहां हाँ। पर जब आप जाओगे उनको बोलोगे मुझे स्टिकी नोट्स चाहिए, तो वो आपको साइज भी छोटा बड़ा हर तरीके से होता है और वो आपको दे देगा। वो बहुत महंगा नहीं, बहुत सस्ता ही आता है स्टिकी नोट्स। और दूसरा उसमें क्वेश्चन ये ऊपर, था हाँ जी, कि जो अभी जो एग्जाम हो रही है ना, उसमें से श्लोकों पर ज्यादा भर दिया जा रहा है, तो मुझमें वो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कैसी प्रैक्टिस? तो हमने आपको नोट्स दिया हुआ है, इस बार हम देख रहे हो कि ज्यादा श्लोक पर ध्यान दे रहे हैं। हमने इस बार अपने सारे नोट्स में रिहर्स किया हुआ है, उसको अलग से पढ़ा रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो उसको आप अलग से चाहो तो नोट्स बना सकते हो, हमारा जो मेन नोट्स है उसको हटा करके। जब आप अलग से नोट्स बनाओगे, बार बार उसको देखते रहोगे, तो वो भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरी बात ये, जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज में भी हम कोशिश करते हैं। देखिए कविता जी दिखा रही किस तरह से उन्होंने किचन में जो है, देखिए नोट्स रखा हुआ है, देखिए वीडियो में दिख रहा है। कविता जी बोलिए, कुछ बोलते हुए दिखाइए नोट्स अपना,
ऐसे उन्होंने चिपका सर रखा। ये हठयोग का है। सारे इम्पोर्टेंट चीजें हमने इसमें नोट कर रखी है सर। देखिए सेल्फ स्टडी मतलब इस क्लास के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, अपना नोट्स बनाए रखना जरूरी है। देखिए किचन में सब कुछ दिख रहा है, वहाँ उन्होंने नोट्स टांगा हाँ, हुआ आप यही है, ये देखिए में काम करते करते यही करते हैं सर। देखिए। तो इस तरीके से विमल जी मैं कहूंगा आप जो कह रही है कि जो श्लोक है उसको कैसे करना, श्लोक को इसी तरह से लिखिए स्टिकी नोट्स पर या बड़े से पेपर पे A4 साइज में, और अपने किचन में या जहाँ पर आप ज्यादा आपका समय बीतता है उस जगह पर उसको चिपकाइए, उसको देखिए। नहीं कैसे होगा, कुछ नया तरीका आपको लगता है आप भी कुछ नया तरीका निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट किया उसका आप खुद से ऑडियो रिकॉर्ड कर लो और उस ऑडियो को भी आप सुन सकते हो, अपना खुद का ऑडियो उतना ही, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होता है। तो ये बहुत सारे हैं पॉइंट्स, इस पर हम चर्चा करेंगे। लगता है रजनीश सर के पास आवाज नहीं जा पाई या कोई दिक्कत हुई है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेपर 1 को भी इग्नोर ना करें। पेपर 1 के जितने इंपॉर्टेंट हैं सब हम पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स से सवाल आते हैं, उसके तकरीबन 30 क्लास है, 30 घंटे की क्लास है रजनीश सर की, उसको एक बार वीडियो देख जाइए जिनका छूट गया है। अभी पढ़ा रही हैं पूजा मैडम, उनकी क्लास का वीडियो है वो देख लीजिए अगर लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर इसके बाद पुंडलिक सर पेपर 1 में यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ाएंगे, वो भी देख लीजिए एक बार। तो इस तरह से जब यूनिट 1 को भी हम बराबर का इंपॉर्टेंस देंगे तो आपका नेट निकालने से, जीआरएफ निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पीएचडी वालों से मैं चाहूंगा भारत भूषण जी से बात करना चाहेंगे बस 2 मिनट, कि भारत भूषण जी तो योग के विषय के थे भी नहीं छात्र, और योग में ऐसी हरिओम ऐसी ललक जगी कि इन्होंने योग की तैयारी शुरू की और योग में आप नेट में दे करके पीएचडी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। पीएचडी के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। भारत भूषण जी आपने कैसे तैयारी की जब आपका बैकग्राउंड नेट का इसका योग का रहा नहीं पहले से, उसके बावजूद? जी सर, आपके तो क्लासेस सर रेगुलर देखते हैं हम यूट्यूब पर सर, और जो सर आपके नोट्स हैं, पुंडलिक सर के नोट्स हैं सर, उनको निरंतर अभ्यास, मतलब ये समझिए कि सर सुबह दोपहर शाम 3 बार उनको पढ़ना ही है, चाहे कुछ समझ में आए या ना आए। लेकिन धीरे धीरे सर वो ऐसा बन गया, जब हमें 3rd और 4th टाइम पढ़े तो सारी चीजें अपने आप ही अंदर आने लगी सर। और फिर आपकी जो बुक्स आई पतंजलि योग सूत्र पर सर, उससे इतना फायदा मिला कि पतंजलि योग सूत्र का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि हमसे छूटा हो सर, वो बस निरंतर अभ्यास से। और सर जो पुंडलिक सर इतने आपको कोई मैसेज कर देते हैं सर, आप तुरंत उसका फीडबैक भी देते हैं अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए तो सर, वो हमें बहुत हेल्प करी सर। और सर श्योर अगली बार नेट भी निकल जाएगा सर, आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में सर। वाह जी, ये देखिए इस तरह से जज्बा लाना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। भारत जी आपको पीएचडी के लिए कांग्रेचुलेशन एडमिशन के लिए, लेकिन आपको नेट निकालना है, नेट सर 100% सर, मेरी गुरु दक्षिणा यही रहेगी सर, आपको मैं नेट निकाल दूंगा। थैंक यू सर। बिल्कुल, असली गुरु दक्षिणा तो यही है, बाकी तो जी आप जो बाकी दे रहे हैं, मान लीजिए 2000 दिया, 3000 दिया या 1000 दिया, वो तो खर्च हो जाता है, वो तो रहता नहीं है। लेकिन ये गुरु दक्षिणा जीवन भर रहता है। मैं ज्वाइन नहीं कर पाई सर, बस अभी फ्री हुई हूँ। अच्छा, शालिनी जी आ गई करवा चौथ करके। तो शालिनी जी से 2 शब्द ले लेते हैं, उसके बाद मीना जी करा दीजिए प्रार्थना। जी सर। हमारे साथ मीना जी भी हैं, मैं चाहूंगा मीना जी जो है उन्होंने निकाला, और प्रार्थना के साथ आप संपन्न करा दीजिए। मीना जी ने भी पीएचडी क्वालिफाई किया एडमिशन के लिए, और बहुत व्यस्त समय में से समय निकाल करके पीएचडी क्वालिफाई कर गई। तो 2 शब्द कहते हुए प्रार्थना करा करके आप क्लास को संपन्न करा दीजिए मीना जी। जी सर, नमस्ते सर। कांग्रेचुलेशन मीना जी। कांग्रेचुलेशन। लेकिन हमें नेट चाहिएगा मीना जी नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल सर, मैं पुंडलिक सर को, निखिल सर को मैं बोल ही रही थी कि मैंने पीएचडी किया, मुझे किसी ने बधाई भी नहीं दिया। तो बधाई क्यों नहीं दी? ग्रुप में बधाई नहीं मिली आपको? नहीं मिली सर, मैंने निखिल सर को बोला था कि सर ने मुझे बधाई भी नहीं रहे, जो पीएचडी की उनको बधाई नहीं मिली। तो फिर वो बाद में आपने लिखा फिर बधाई हो, फिर मैं बोली अच्छा तो अच्छा, माफी चाहूंगा अगर कहीं से कुछ छूट गया तो। नहीं सर, जैसे बस ऐसे मजाक के से बोल रही थी मैं।
एक्चुअली सर ऐसा है कि मैं कर रही हूँ योग की तैयारी, सब कुछ है, बट मेरे लिए जो प्रायोरिटीज है वो दूसरी है। अभी जो भी यानी मेरे बच्चे बड़े हैं, सब है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फाइनेंशियली मुझे अभी ज़्यादा नीड है। और बाकी सारी चीज़ों के साथ में मैं पढ़ रही हूँ, बट मुझे उतनी वो अभी अंदर से वो भूख नहीं आई है कि मुझे बस सब कुछ छोड़ करके अभी इसी को करना है। तो इसलिए बस यानी ज्ञान अर्जित करते रहना है, पढ़ते रहना है। एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा कि मैं क्लियर हो ही जाऊंगी। तो अभी तक मैंने 2 बार दिया था, तो अभी थर्ड टाइम मेरा पीएचडी हो चुका है क्लियर। और मे बी नेक्स्ट टाइम मेरा हो जाएगा नेट। मैं पढ़ाई मेरी कंटिन्यू है, शुरू ही है। अभी तक मैंने आपके पास एनरोल इसलिए नहीं किया कि मुझे ये था कि शायद मेरा क्लियर हो गया, बट कट ऑफ ज़्यादा हाई हो जाने की वजह से मैं रुक गई। कोई बात नहीं है, शायद ईश्वर को यह है कि तुम अभी और लगो और मेहनत करो और करो। मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुई किसी भी चीज़ को लेकर के कि नहीं अभी हताश हो गए तो अभी करना ही नहीं है या कुछ नहीं है। मेहनत करना हमारे हाथ में है, कर्म करना तो ऊपर, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों मिल जाएगा। उसके लिए डिप्रेस नहीं होना कभी भी, और अपने कर्मास को हैप्पी होके खुश होके करते ही रहना है, बस मेरा यही। अच्छा, तो मैंने शालिनी जी आ गई करवा चौथ करके, कहा तो शालिनी जी से 2 शब्द ले लेते हैं, उसके बाद मीना जी करा दीजिए प्रार्थना। जी सर। शालिनी जी सर बहुत मैं बहुत तो बधाई हो आपको। हाँ, थैंक यू सर। पार्टी पूरे चाहिए बैच आपको। में सबसे ज्यादा नंबर आप ही के आए हुए हैं, आपको पुनः बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। शालिनी जी पार्टी चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल आप आइए, तो आप यहाँ आइए, फिर सब लोग मिलते हैं। सर एक जो लोग सर दिल्ली में है सर, आप मिलने का प्रोग्राम बनाइए सर। हाँ, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, बनाते हैं प्रोग्राम। आप बनाएंगे तो सारे लोग आ जाएंगे, और पुंडलिक सर को वहां से आना पड़ेगा फिर। जी जी बिल्कुल। मीना जी तो आ ही जाएंगी, उन्होंने कहा था हम आएंगे। की ठीक है पॉइंट्स सर। कैसे तैयारी की आपने, जरा बता दीजिए। सर सबसे पहले सर आपका, पुंडलिक सर का, पूजा जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने जो से पढ़ाया है उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, और लाइव क्लास करना बहुत जरूरी है। अ, अगर आप लाइव क्लास कर रहे हो तो उससे बहुत सारी चीजें आपकी, क्योंकि हम लोग इतना बिजी रहते हैं सारा दिन, तो लाइव क्लास में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और सबको फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, बिना फर्स्ट पेपर के नहीं निकाल पाएंगे। फर्स्ट पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें कुछ कुछ टॉपिक अगर आपको ज्यादा टफ लग रहा है तो एक दो छोड़ के उन बाकी सारी चीजों में कमांड कर लीजिए, तो फिर आराम से हो जाएगा। इतना टफ भी नहीं है, हो जाएगा अच्छे से, सबका होगा। सर के सानिध्य में सब लोग हैं तो जरूर होगा सबका। और हिम्मत नहीं हारनी है, सबसे बड़ी बात कि हाँ, लगे पिछली बार रहेंगे तो। मेरा हाँ, 2-3 नंबर से रह गया था, तो सर ने मुझे हिम्मत बढ़ाई, वरना मैं तो पिछली बार बहुत निराश हो गई 2 थी, नंबर बहुत से रहा ज्यादा। था, सिर्फ एक क्वेश्चन से रह गया था बस। हाँ, तो बहुत निराश हो गई थी, तो सर ने हिम्मत बंधाई, तो फिर मैंने तैयारी शुरू करी। और फिर जब जुटी तो फिर जुटी गई, फिर मतलब भूल गई कि क्या हुआ था पीछे का, फिर ध्यान नहीं रहता है, फिर बस लगा कि बस निकालना है, तो बस सर के आशीर्वाद से सब हो गया। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है, ऊपर वाले आपके कर्तव्य कर्म जब हम करते हैं तो ऊपर वाले भी हमारा साथ देते हैं, योगक्षेम फिर वो देखते हैं। और अगर उन्होंने योगक्षेम अभी पूरा नहीं किया तो आप ये सोच कर चलिए कि शायद जरूरत अभी नहीं होगी, हम अपनी मेहनत करते जाते हैं, उनको जब देना होगा वो जरूर दे देंगे, हाँ, लेकिन सर लेकिन एक चीज छोड़ना बहुत नहीं। अच्छी रही है, जिसका भी अगर हम कह रहे हैं नहीं हो पा रहा है ना, तो उसको ये सोचना चाहिए हमें और पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो हाँ, जब सर इस बार हमने जो पढ़ाई करी ना, तो अब मुझे इस बार लग रहा था कि हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा। तो जिसका नहीं हुआ है तो समझ लीजिए वो फिर लकी है, उनको और पढ़ने का मौका मिल रहा है। अब जैसे मुझे छूटा हुआ फील हो रहा है, ना पढ़ने का मन हो रहा है और ना ही छोड़ने का वाला स्थिति में है। कोई नहीं, आपको छोड़ने का सवाल नहीं है, आप तो पढ़ाने के लिए अब तैयार हो जाओ। थोड़ा हाँ सा सर, अपना घर करते परिवार हैं। देख करके हाँ, पढ़ाने के लिए अब आपको तैयार होना है। तो छूट बिल्कुल कहाँ रहा सर, है आपका, तो साथ रहेगा ही गुरु परंपरा योग संस्थान के साथ, जुड़े ही रहे। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। मीना जी, मैं चाहूंगा मीना जी अब प्रार्थना करा करके क्लास संपन्न कराएं।
जिनका जी करवा सर। चौथ छूट रहा है वो जाके करवा चौथ मनाएंगे। शालिनी जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ थैंक यू मीना जी, आपको भी बधाई, आपका भी तो पीएचडी का निकला है, आप तो ये भी कम थोड़ी नहीं है, बहुत है। हाँ मैम आपके बहुत बिल्कुल अच्छे नंबर आए हैं, बस थोड़ा सा कसर रह गया, नेक्स्ट टाइम आप कर लोगे। कर लेंगे, पूरी कर लेंगे वो भी। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। ठीक है, चलिए सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइएगा। आराम से आप जहाँ पर भी हैं वहाँ जिस भी अवस्था में आप रिलैक्स हो सके वहाँ पर आराम से रिलैक्स हो जाएं। दोनों हाथों को नमस्कार या फिर ज्ञान मुद्रा में बना लें। पहले तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से रिलैक्स हो जाएं। अब हम प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्कार सभी को, गुड नाइट। सभी लोगों को शुभ रात्रि।